Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our second chapter from economics, that is people as resource. So students, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था that human resource जो होता है वो सबसे important resource होता है. करेक्ट. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. रिमेंबर, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ये 4 हमारे मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे. 3 के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था विथ ह्यूमन कैपिटल. वी सॉ दैट कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल है. दैट इज़ लोग जो है एक कंट्री के अंदर वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. पॉपुलेशन कंट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नाउ हमने देखा दैट यूजुअली कुछ कंट्रीज़ लार्ज पॉपुलेशन को लाइबिलिटी कंसिडर करती है. करेक्ट. बोझ कंसिडर करती है कि पॉपुलेशन को हमें हेल्थ, एजुकेशन, फूड ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और वहीं पर देर आर सर्टन कंट्रीज़ जो अपने पॉपुलेशन को असेट कंसिडर करती है ना, अपना प्रॉपर्टी कंसिडर करती है. दैट अगर हमने इसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया सो कंट्री का डेवलपमेंट होगा. नाउ अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 फ्रेंड्स की स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा था. करेक्ट. विलास एंड साकाल. वी सॉ दैट साकाल के केस में उसने एजुकेशन लिया, वो हेल्दी था एंड जिस वजह से उसको प्रॉपर जॉब मिली, प्रमोशन मिला एंड उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई. किसकी वजह से हुआ ये? बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. हमने दूसरी स्टोरी पढ़ी थी अबाउट विलास. विलास शाकाल का ही फ्रेंड था. उसके फादर नहीं थे. उसकी मम्मी जो थी शी यूज्ड टू सेल फिश इन द मार्केट एंड विलास हेल्दी नहीं रहता था, इसलिए वो स्कूल भी जाता था लेकिन ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाता था ना. इसकी वजह से एट द एंड विलास को क्या करना पड़ा? उसको भी उसकी मदर की तरह ही फिशेस सेल करनी पड़ी और उसकी इनकम उतनी ही थी जितनी उसकी मदर की थी. नाउ दिस शोज़, ये दोनों स्टोरी अगर हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हेल्थ और एजुकेशन एक पर्सन की लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, एक कंट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर पर्सन हेल्दी है, अगर पर्सन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है, वो बेटर इनकम अर्न कर सकता है एंड बेटर इनकम से वो अपना तो फ़ायदा करेगा ही बट उसके साथ साथ में वो कंट्री को भी डेवलप करेगा. नाउ इसको कंटिन्यू करते हैं. हम लोगों ने विलास और शाकाल की स्टोरी का कंपैरिजन कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में. आगे कंटिन्यू करते हैं हम. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर can give high rates of return in future. This investment on people is the same as investment in land and capital. One invest in share and bonds expecting higher returns in the future. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That human resource में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना. जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ परचेस करते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, घर खरीदते हैं, शॉप्स क्यों ये सब हम परचेस करते हैं? सो दैट इन फ्यूचर हमको इन सब जगहों से रिटर्न्स आ सके, है ना. हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं. करेक्ट. हम ये सब पैसा क्यों लगाते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं? सो दैट फ्यूचर में हमें रिटर्न्स मिल सके, है ना. रिटर्न्स किस फॉर्म में मिलता है? अगर आपने लैंड वगैरह परचेस किया है या घर परचेस किया है, प्रॉपर्टी कुछ भी परचेस की है आपने, तो रिटर्न्स में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा. करेक्ट. अगर आपने शेयर परचेस किए या किसी को लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स मिलेंगे. सो ये सब इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हमें फ्यूचर में रिटर्न ज़्यादा मिले. ऐसा ही सेम इन्वेस्टमेंट हम किस पर कर सकते हैं? ह्यूमन्स पर कर सकते हैं. किस पर कर सकते हैं? ह्यूमन्स पर कर सकते हैं. नाउ लैंड और बाकी के जो प्रॉपर्टी एसेट्स है ये सब आपको फिक्स रिटर्न देंगे,
लेकिन अगर आपने ह्यूमन बीइंग पर इन्वेस्ट किया है तो आपको अनएक्सपेक्टेडली हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब हम ह्यूमन पे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? उनको एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। जैसे हमने शाकाल के केस में देखा, उसको एजुकेशन मिला, ही वॉज हेल्दी, तो आप देख सकते हो कि जितना उसके फादर ने उसकी स्टडी में इन्वेस्ट किया होगा उससे ज़्यादा ही रिटर्न्स उनको मिल रहे होंगे। विलास के केस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मतलब उसके एजुकेशन और उसके हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से विलास जहाँ पर था वहीं पर रह गया। सो सेम चीज़ अप्लाई होती है टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो। अगर कंट्री में जितने लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, अगर उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, सो वो आगे चलकर डेवलपमेंट करेंगे और हायर रिटर्न्स देंगे। किसको हायर रिटर्न्स देंगे? कंट्री को और अपनी फैमिलीज़ को। लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या दिया है। A child too with investment made on her education and health can yield a higher return in future in the form of higher earning and greater contribution to society। क्या बताया है यहाँ पे? दैट अगर हमने एक स्टूडेंट पर, एक बच्चे पर मनी इन्वेस्ट किया उसको प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें हायर रिटर्न्स मिल सकता है। और हायर रिटर्न्स कैसे मिलेगा हमें? वो बच्चा जब जॉब करेगा तो उसकी जो सैलरी होगी, या बिजनेस करेगा तो उसका जो प्रॉफिट्स होगा वो हमारे लिए रिटर्न्स होगा। साथ साथ में अगर पर्सन एजुकेटेड है, अगर पर्सन हेल्दी है, तो वो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन करेगा, सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाएगा। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their child's needs for education and school and take good care and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट ये सिर्फ एक जनरल पॉइंट है दैट यूजुअली क्या होता है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के एजुकेशन पर, उसकी हेल्थ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं। रीज़न दैट उनको भी एजुकेशन और हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता है। तो ऐसे ही एक साइकिल क्रिएट हो जाती है दैट एजुकेटेड पेरेंट्स, उनके बच्चे एजुकेटेड रहेंगे, फिर उनके बच्चे भी एजुकेटेड रहेंगे, मतलब ये पास ऑन होते जाता है। गेटिंग? एंड ऑन द सेम साइड जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स होते हैं, डिसएडवांटेज मतलब जिनके पास इनफ मनी नहीं होता, या जिनके पेरेंट्स के पास इनफ मनी नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिला, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो ये चीज़ें उनके बच्चों में भी पास ऑन होती जाती है। समझे? मतलब एक साइड पर जहाँ पे एजुकेटेड पेरेंट्स बच्चे के हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। इन द सिमिलर मैनर जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं, दैट इज़ जिनके पास इनफ मनी नहीं है या जिनको खुद को भी एजुकेशन नहीं मिला, वो सेम साइकिल अपने बच्चों के साथ में प्रोसीड करते हैं। Countries like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed or rich countries. They import the natural resources needed in their country. How did they become rich or developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made the countries rich or developed. अभी यहाँ पे हमें जापान का एग्जाम्पल दिया है दैट जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, इवन दो जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, करेक्ट।
जापान में पास्ट में भी वो जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए, उसके बावजूद भी आज जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। इसका रीज़न क्या है? दैट जापान ने हमेशा अपने पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया है, करेक्ट, अपने पॉपुलेशन को प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने में इन्वेस्ट किया है। दैट इज़ द रीज़न दैट कम नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी कंट्री डेवलप्ड है। हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज एबेंडेंट है, बहुत क्वांटिटी में है, लेकिन फिर भी आज हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि हमारी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं है, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन डेवलप नहीं है। जब तक कंट्री का पॉपुलेशन डेवलप नहीं होगा, जब तक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं प्रॉपर उनको हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल केयर नहीं मिलता, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, तब तक हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे हमें किसका केस दिया था? जापान का केस दिया था, दैट जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, या हम कह सकते हैं कि जापान इज़ अ रिच कंट्री। वाई इट इज़ रिच? बिकॉज जापान ने अपने ह्यूमन्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज उनका पॉपुलेशन एजुकेटेड है, एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है उनके पास प्रॉपर स्किल्स होते हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेस को भी बेस्ट वे में यूटिलाइज करना जानते हैं, एंड उसी एजुकेशन, उसी स्किल्स को यूज़ करके आज जापान एक डेवलप्ड, या हम कह सकते हैं कि एक रिच कंट्री बना है। सो इससे हमें क्या समझना चाहिए? दैट अगर इंडिया को भी डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन पर करनी चाहिए। अगर पर्सन हेल्दी है, पर्सन एजुकेटेड है, तो ऑटोमेटिकली कुछ ईयर्स के बाद कंट्री के अंदर चेंजेस दिखेंगे, कंट्री में हमको डेवलपमेंट दिखेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। नाउ यहाँ पे पहली बात तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड दिया है, तो बाय मेन एंड वुमेन ये कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे दैट बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। करेक्ट? क्या देखेंगे हम कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और उस वर्क के रिटर्न्स में आपको इनकम के फॉर्म में कुछ भी मिल रहा है ना, मनी मिल रहा है, या मनी के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर आपको मिल रही है तो वो एक्टिविटी कौन सी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉबी के वे में अपने फ्रेंड्स के सामने गाना गा रहे हो, तो क्या गाना गाने के रिटर्न्स में आपको कुछ पे मिल रहा है, मनी मिल रहा है? हाँ, एप्रिसिएशन मिलेगा, बट वो एप्रिसिएशन मनी नहीं है, तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। करेक्ट? क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आ रहा। अगर यही सेम सॉन्ग आप स्टेज पर गाते हो, है ना, कोई लाइव परफॉर्मेंस है, कोई कॉन्सर्ट रखा है आपने, आप अच्छे सिंगर हो, और वहाँ पर आपको देखने के लिए ऑडियंस आपके लिए टिकट्स परचेस करके आ रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके रिटर्न्स में आपको पैसा मिल रहा है। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? कोई भी एक्टिविटी जिसके रिटर्न्स में आपको मनी या मनी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपको मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर आपको मनी नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया क्या बोला मैंने? चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक विलास एंड शाकाल, people have been engaged in various activities. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. The various activities has been classified in three main sectors: primary, secondary and tertiary. Now हम सबको पता है that हमें मनी अर्न करना है। विदाउट मनी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी नीड मनी सो दैट हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये 5 बेसिक नेसेसिटीज़ को हम फुलफ़िल कर सके।
इसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। मनी अर्न करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। जैसे अगर आप ये वाला एग्जाम्पल लेते हो, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेते हो, तो हमने देखा था कि विलास फिश सेल करता था टू अर्न मनी, करेक्ट। साकाल एक फर्म में जॉब करता था टू अर्न मनी। आपके आसपास जितने भी लोग होंगे मनी अर्न करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग फार्मिंग से एसोसिएटेड है, कुछ लोग इंडस्ट्री में जाकर काम करते हैं, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, बैंकिंग, टीचिंग। तो ये सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ है जो लोग परफॉर्म करते हैं सो दैट वो मनी अर्न कर सकें। सो इन एक्टिविटीज़ को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है या कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया है? 3 सेक्टर्स में, 3 पार्ट्स में हमने इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शरी सेक्टर। समझ आया? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के रिटर्न्स में हमें मनी मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर पर्सन किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड रहता है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying। जितनी भी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली नेचर से एसोसिएटेड है वो सब किस में आ जाएगी? प्राइमरी में। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कैटल रियरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। सेकेंड आता है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। कौन सा सेक्टर बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसका रीज़न दैट सेकेंडरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किया जाता है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होगा? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वुड लेकर आए, वो वुड को पेपर में कन्वर्ट करना, वो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होगा। ठीक है। शुगर केन है, शुगर केन को जैगरी या फिर शुगर में कन्वर्ट करना, वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। जितनी भी सर्विसेज होती है, सर्विसेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग एक सर्विस है। यहाँ पे कैसा होता है कि हम आपको कुछ सामान नहीं देते, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके रिटर्न्स में आप हमें मनी देते हो। तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया? टर्शरी एक्टिविटी हो गया। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में क्या आएगा? ये सब किसके पार्ट आएंगे? ये सब होंगे टर्शरी सेक्टर के पार्ट। टर्शरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? इवन हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। किसे? टर्शरी सेक्टर को। सो यहाँ पे हमने 3 मेन एक्टिविटीज़ पढ़ी। कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कंटिन्यू करते हैं। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू नेशनल इनकम। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोला है? दैट ये तीनों सेक्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उन एक्टिविटीज़ से आइदर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ना। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ से हमको गुड्स मिलते हैं, सामान मिलता है। एंड टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है।
सो इन शॉर्ट ये तीनों सेक्टर्स को मिला के हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल इनकम में ऐड होते हैं, है ना। अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, आपको उसके रिटर्न्स में मनी मिला, तो वो मनी किस में कैलकुलेट होगा? नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। किस में कैलकुलेट होगा? नेशनल इनकम में। एंड इसीलिए इन सब एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। Market activities involve remuneration to anyone who performs, that is, activity performed for pay or profit. This includes production of goods or services, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. This can be consumption and process. This can be consumption and process of primary product and own account production of fixed asset. अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी में क्या आएगा? कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज आपने ग्रेन्स प्रोड्यूस किए, है ना, ग्रेन्स ग्रो किए, अब वो ग्रेन्स को आपने जाके मार्केट में सेल किया, उसके रिटर्न्स में आपको पैसे मिले, तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया? मार्केट एक्टिविटी हो गया। कौन सा एक्टिविटी हो गया? मार्केट एक्टिविटी हो गया। करेक्ट। जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के रिटर्न्स में आपको मनी मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? आपका मार्केट एक्टिविटी। दूसरा कौन सा दिया हुआ है? नॉन मार्केट एक्टिविटी। अगर आपने प्रोडक्शन किया और वो प्रोडक्शन को आपने सेल नहीं किया, उस प्रोडक्शन को आपने अपने पास ही रख लिया। जैसे फार्मर्स जब ग्रेन ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो वो पूरा मार्केट में सेल नहीं करते, है ना। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फार्मर्स क्या करते हैं? सरप्लस सेल करते हैं। दैट इज़ जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें से जितना उनकी फैमिली को रिक्वायर्ड है वो अपने पास रखेंगे, उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो जिस पार्ट को वो अपने पास रखते हैं वो किस में काउंट होगा? नॉन मार्केट एक्टिविटी में काउंट होगा। और जितने ग्रेन्स को वो बेचकर मनी लेकर आ रहे हैं वो किस में काउंट होगा? मार्केट एक्टिविटी में काउंट होगा। क्लियर? Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. Sakal's mother, Sheila, cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and look after her children. Shakal's father, Bhutta, cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family. Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. Bhutta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for the services delivered in the families. The household work done by women is not recognized in the national income. Okay. अब यहाँ पे मेन एंड वुमेन क्या वर्क करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए वापस किसकी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है? यहाँ पे साकाल की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। अगर आप साकाल की स्टोरी याद करोगे तो उसमें हमने देखा था कि साकाल की जो मदर है वो घर के ही वर्क करती है, मतलब शी इज़ अ हाउस वाइफ एंड वो सारे वर्क जो भी घर के वर्क्स होते हैं वो सब करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड कुक करना, यूटेंसिल्स क्लीन करना, घर क्लीन रखना, करेक्ट, ये सब एक्टिविटीज़ करती है। वेरेज साकाल के जो फादर हैं वो फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में सेल करते हैं एंड मनी लेकर आते हैं। साकाल की मदर शीला, उसको घर के इतने सारे काम करने का कोई भी पे नहीं मिलता है। गेटिंग? सो यहाँ पे क्या बताया है हमें? दैट वुमेन का वर्क जो है बिकॉज पेड नहीं है, इसीलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता।
समझा क्या बोला है यहाँ पे? दैट वुमेन आर नॉट पेड फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज in the family. The household work done by women is not recognized in national income. अभी जो वर्क शीला करती है, अगर वही वर्क किसी और को अपॉइंट करके उसके घर में करवाया जाता तो हम उसको पे देते, उसका वर्क नेशनल इनकम में काउंट होता. जैसे आप देख सकते हो आपके घर में जो मेड्स रहती है, आप उनको पे करते हो तो उनका वही सेम वर्क नेशनल इनकम में काउंट होगा, पर आपकी मदर जो वर्क करती है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि हाउस होल्ड वर्क को पे नहीं मिलता. दैट इज़ वुमेन जो घर पे वर्क करते हैं उनका वर्क पेड नहीं है, एंड क्योंकि वर्क पेड नहीं है इसीलिए वो नेशनल इनकम में, दैट इज़ कंट्री की जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? कंट्री की टोटल इनकम. तो जब हम कंट्री की टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हाउसवाइफ का वर्क जो है या हाउसवाइफ का वो इनकम जो है वो उसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि उनको इनकम मिलता ही नहीं है. समझ आया यहाँ पे क्या बोला है? दैट वुमेन्स जो घर में वर्क करती है बिकॉज दे डोंट गेट द पे, इसीलिए उनका वर्क या उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है. Geeta, mother of Vilas, earned a income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. Education helps individual to make better use of economic opportunities available before them. Education and skills are the major determinants of earning of any individual in market. A majority of women have major education and have low skill formation. Women are low paid compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is major. Employment in this Various activities relating to legal protection is meager. Employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security system. However, women with higher education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medical attracts them the most. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Okay, next हमें क्या दिया है? हमने देखा that शाकाल की मदर शीला, उनके वर्क को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जा रहा बिकॉज शी इज़ नॉट पेड फॉर द वर्क. ऑन दी अदर हैंड हमने देखा दैट विलास की मदर गीता, उनको फिश सेल करके मनी मिल रहा है. क्योंकि शी इज़ अर्निंग मनी तो ऑटोमेटिकली गीता का वर्क जो है या गीता का इनकम जो है वो किसका पार्ट है? नेशनल इनकम का पार्ट है. मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है दैट व्हेन वुमेन्स वर्क एट होम तो उनको पे नहीं मिलता, दे आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क. बट एज सुन एज जैसे ही वुमेन्स लेबर मार्केट में आते हैं, लेबर मार्केट मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एरिया में आते हैं, वैसे ही उनके काम के लिए उन्हें पे मिलना स्टार्ट हो जाता है. करेक्ट. अब कितना पे मिलेगा वो किस पर डिपेंड करता है? आपके एजुकेशन और आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है. अगर एजुकेशन अच्छा है, अगर स्किल्स बेटर है तो ऑटोमेटिकली आपका पे भी अच्छा होगा. बट अगर स्किल्स कम है या एजुकेशन कम है तो पे भी कम होगा. जैसे हम हमारी कंट्री में देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ वुमेन्स जो होती है उनका एजुकेशन कम होता है. करेक्ट. उनका एजुकेशन बहुत लिमिटेड होता है बिकॉज उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती. उतने कम एजुकेशन के साथ उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलते हैं. दे हैव टू वर्क जहाँ पर उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है. जॉब सिक्योरिटी मतलब काम कब तक रहेगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है. साथ साथ में
उनसे उनको इनकम जो है वो भी बहुत कम दी जाती है, करेक्ट। उनके पास मैटरनिटी लीव नहीं होती, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, कोई भी सिक्योरिटीज़ उनको नहीं मिलती। किसको नहीं मिलती? जहाँ पर एजुकेशन कम है, करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पर वुमेन्स हाईली एजुकेटेड हैं, स्किल्ड है, तो उनको प्रॉपर जॉब मिलेगा, उनको पे भी मेन के इक्वल मिलेगा। देन उसके बाद उनको क्या कह सकते हैं, वेरियस अदर फैसिलिटीज़ जो है, जैसे पेड लीव मतलब छुट्टी लेंगे पर सैलरी नहीं कट होता। एक लिमिटेड पेड लीव्स होती है जो कौन से सेक्टर में मिलती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी। यहाँ पर अब क्या बताया है? दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स मोस्ट ऑफ कौन से एरियाज़ में ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है? टीचिंग एंड मेडिसिन में दे आर मोर अट्रैक्टेड, बिकॉज यहाँ पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी मिलती है, उनका जो स्किल्स है वो स्किल्स भी यहाँ पे पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाता है। नाउअडेज अब वुमेन के लिए डिफरेंट एरियाज़ भी ओपन अप हो रहे हैं। पहले वुमेन के जॉब के लिए, उनके करियर के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, करेक्ट। बट अब धीरे धीरे करके जो करियर ऑप्शंस है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। वुमेन अब डिफरेंट सर्विसेज भी अंडरटेक कर रही है, वो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में भी जा रहे हैं, करेक्ट। तो ये हमें बताता है अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय मेन एंड वुमेन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने पॉपुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। हम कैसे उनको इतना एडवांस बना सकते हैं दैट वो हायर रिटर्न्स अर्न करें ना। ये हमने पहले ही देखा अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंसेस किया है हमारी कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन पर, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है और अभी हमें और कितना एक्सपेंसेस करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।